हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजौरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी एकतारा भाग 2 कक्षा 4 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब तक हम अध्याय 10 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं चैप्टर के अंदर की गतिविधि आकलन के साथ साथ। यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 11 विभिन्न आकार, जिसमें हम चैप्टर के सभी क्वेश्चन भी देखेंगे और अभ्यास कार्य के क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आइए चर्चा करें। सबसे पहले यहाँ पर पाठ है चर्चा करने के लिए, तो पढ़ते हैं इसमें क्या कहा गया है। एक दिन गीता ने सोते समय सपना देखा। सपने में वह एक प्राचीन पुस्तकालय में पहुंच जाती है। सपना हर कोई देखता होगा ना, रात को सो जाते हैं हम, तब हमें सपने दिखाई देते हैं। हम जो भी सोचते हैं वो हमें रात में दिखाई देते हैं, रात आंखें बंद करने के बाद। तो वो क्या देखती है कि एक पुराना, उसको लाइब्रेरी में वो पहुंच जाती है, वो दिखती है। वहाँ उसे गणित की एक पुस्तक मिलती है। पुस्तक के पन्नों पर कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई थी। ज्यामितीय आकृति आपने पढ़ी है, जैसे आयत, त्रिभुज, पंचकोण, छठभुज, ये सभी ज्यामितीय आकृति होती है। गीता उस पुस्तक को ध्यान से देखने लगी। एक पन्ने पर एक अकेला बिंदु बना हुआ था। अचानक वह बिंदु चमकने लगा। धीरे धीरे उस बिंदु से आवाज आई, मैं सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति हूँ। हर आकृति की शुरुआत मेरे से ही होती है। मेरे बिना किसी भी ज्यामितीय आकृति को बनाना संभव नहीं है। तो सबसे पहले सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति होती है बिंदु। तो चलिए देखते हैं बिंदु की परिभाषा और समझते हैं कि क्या कुछ होता है बिंदु में। बिंदु वह सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती। यह केवल एक स्थिति को दर्शाता है। इसे प्राय एक छोटे से दौर से दर्शाया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो डॉट ए, डॉट पी, डॉट क्यू, डॉट एक्स, ए पी क्यू एक्स एक बिंदु को दर्शाते हैं। पुस्तक के अगले पन्ने पर उसने एक सीधी रेखा देखी जो दो तीर के निशानों के बीच फैली हुई थी। जैसे ही गीता ने उस रेखा को छुआ, उसे एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। रेखा ने बोलना शुरू किया, मैं यात्रा हूँ, दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा और सीधा रास्ता। मैं स्थिरता और अनंतता का प्रतीक हूँ जो कभी नहीं रुकती। रेखा का कोई एक पर्टिकुलर बिंदु नहीं होता, ठहराव नहीं होता, वो असीमित रूप से विस्तारित की जा सकती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। रेखा की परिभाषा समझते हैं। रेखा बिंदुओं का एक सीधा अनंत समूह है जो दोनों दिशाओं में असीमित रूप से विस्तारित होता है। देखिए यहाँ पर ठहराव नहीं है दोनों, और यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है रेखा। अगर ठहराव होता तो यहाँ पर एरो नहीं होता, ठीक है, वो बिंदु तक ही होती रेखा, ठीक है। तो अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। एक सीधा अनंत समूह होता है रेखा बिंदुओं का, जो दोनों दिशाओं में असीमित यानी अनंत रूप से विस्तारित होती रहती है, फैलती रहती है। इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। इसे दर्शाने के लिए दोनों सिरों पर तीर का प्रयोग किया जाता है। अगर एक सिरे पर तीर है, इट मीन्स वो बढ़ सकती है आगे एक तरफ ही, एक तरफ नहीं बढ़ सकती, ये दोनों तरफ बढ़ रही है, यानी इसका कोई सीमित रूप नहीं है। यहाँ एस टी एक रेखा है, एस और टी बिंदु से होकर गुजर रही है, दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। फिर गीता ने एक रेखाखंड देखा। देखिए रेखाखंड समझते हैं, जिसके दोनों सिरों पर दो स्पष्ट बिंदु बने हुए थे। रेखाखंड ने एक शांत और स्थिर आवाज में कहा, मैं सीमा हूँ, एक निश्चित दूरी, एक मापी जा सकने वाली लंबाई। तो रेखा को तो हम नहीं नाप सकते, बट रेखाखंड को हम नाप सकते हैं, क्योंकि एक निश्चित दूरी तय करती है, मापी जा सकने वाली इसकी लंबाई होती है। मेरी शुरुआत और अंत निश्चित है, मैं दो बिंदुओं के बीच संबंध को दर्शाती हूँ। तो रेखा आप जैसे देख पा रहे हैं, रेखाखंड वह रेखा का भाग होता है जिसके दो निश्चित अंत बिंदु होते हैं। देखिए आप यहाँ पर तीर का निशान नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर दो बिंदु है, बस उसके बीच में जो रेखा है वो रेखा है, रेखाखंड है। इसकी निश्चित लंबाई होती है जिसे मापा जा सकता है। पी क्यू एक रेखाखंड है जिसके अंत बिंदु है पी और क्यू। अंत में गीता ने एक किरण देखी जिसका एक सिरा एक चमकते हुए सूर्य जैसा था, दूसरा सिरा एक तीर का निशान लिए हुए था। किरण की आवाज में ऊर्जा और उत्साह था। मैं दिशा हूँ। जो एक तीर दिखाई देता है ना, सिर्फ एक तीर दिखाई दे रहा है, यानी कि वो दिशा को दर्शित कर रहा है, एक शुरुआत के साथ अंत की ओर बढ़ती हुई, ठीक है। शुरुआत तो एक्स से हो रही है, बट अंत तक कहाँ जा रहा है ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर वह कह रही है कि मैं प्रकाश हूँ जो अंधेरे को चीरता हूँ, नए रास्तों को रोशन करता हूँ। ये कौन कह रहा है? किरण। किरण एक रेखा का वह भाग है जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है, लेकिन दूसरी दिशा में यह अनंत तक विस्तारित होती है। इसे दर्शाने के लिए प्रारंभिक बिंदु पर एक बिंदु और दूसरी दिशा में एक तीर का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। यहाँ XY एक किरण है
जिसका प्रारंभिक बिंदु x से y दिशा अनंत तक जाती है। उस दिन से गीता ने गणित की एक नए नजरिए से देखना शुरू किया, जिसे हर आकार में एक कहानी दिखाई देने लगी। जब भी वह किसी मुश्किल में होती तो वह उस सपने की आवाज़ें याद करती और उस संभावनाओं, यात्राओं, सीमाओं, दिशा की याद दिलाती और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। तो यहाँ पर आप समझे कि रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखा क्या होता है, बड़ी अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है। और सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति है बिंदु। ठीक है, इन्हीं चीज़ों से जो आकृतियाँ हम देखते हैं वो बनती हैं। तो चलो एक प्रयास करते हैं यहाँ पर समझने का, एक और कुछ चीज़ आओ करें। शिक्षिका जो टीचर्स है सभी विद्यार्थियों को एक एक कागज देकर के रबड़ देंगे, पैमाना देंगे, ज्यामितीय बॉक्स का अनुरेखण ट्रेसिंग करवाएंगे। ट्रेस करने के लिए वस्तु को कागज पर रख करके उसके चारों ओर पेंसिल घुमानी है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ठीक है, और वस्तु की अलग अलग सतह को ट्रेस करवा करके उनको कैंची से कटवा लेना है। तो ये आप अपने शिक्षक की देख रेख में करें। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जैसे यहाँ पर कंपास बॉक्स है तो इसकी इस तरह से आकृति बना लेनी है। ये स्केल की आकृति बना ली, ये रबड़ की आकृति बना ली। तो यहाँ पर आपको पेंसिल की सहायता से उनकी ज्यामितीय आकृति बनानी है। अब एक चौकोर आकृति को 20 से चित्र में दर्शाए अनुसार मोड़ना है। एक चौकोर आकृति लेनी है जिसको इस तरह से मोड़ना है। आपको 3 कोने और 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति मिलेगी, इसे त्रिभुज कहते हैं। 4 कोनों एवं 4 भुजा वाली बंद आकृति को कहते हैं चतुर्भुज, जिसमें कोना इस तरह से होता है, भुजा ये होती है। तो 3 कोनों से बनी, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या होती है? त्रिभुज। 4 कोनों 4 भुजाओं से बंद आकृति क्या होती है? चतुर्भुज। 2 त्रिभुजाकार आकृतियों को जोड़ने पर एक चतुर्भुजाकार आकृति बन जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 2 त्रिभुज जुड़ गए हैं यहाँ पर, तो ये 4 बिंदु वाली आकृति बन गई हैं। इसी तरह से देखिए, आप आयत 1 को देखिए, आयत 2 को देखिए, त्रिभुज, चतुर्भुज देख सकते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, बाकी आकृतियों में 4-4 कोण होते हैं। वृत्त में कोई कोण नहीं होता है। वृत्त गोलाकार होता है जिसका कोण माना जाता है 360 डिग्री। वृक्ष बच्चों को अलग अलग आकार की गोल वस्तुएं दिखाएंगे, जैसे सिक्का, चूड़ी, बटन, थाली आदि। इन सभी वस्तुओं में क्या समानता है देखेंगे कि सब वृत्ताकार है। सिक्का, चूड़ी, बटन आदि को कागज पर रख करके उसके चारों ओर पेंसिल घुमाने पर कैसी आकृति बनती है? वृत्त जैसी। एक पेंसिल एवं धागा लेना है। इसके प्रयोग के लिए अब क्या करना है? हमें पेंसिल लेना है, धागा लेना है। धागे का एक सिरा पेंसिल से बांध लेना है। कागज पर एक बिंदु O बनाना है। धागे का दूसरा सिरा बिंदु O पर रखते हुए पेंसिल को बिंदु O के चारों ओर घुमाने, अर्थात धागे को हमेशा तना हुआ रखने के लिए कहें। ठीक है, तो इस तरह से जैसा आपको चित्र में यहाँ पर दिख रहा है। कागज पर बनी आकृति को दिखाएं, बताएं कि क्या ये वृत्त है? जी हाँ, वृत्त मिलेगी। वृत्त एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह होता है। तो ये क्या है परिभाषा वृत्त की? वृत्त क्या होता है? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह। ठीक है, तो एक निश्चित बिंदु है, यहाँ से आप इस तरह से धागे को तान करके इस तरह से घुमाएंगे तो आपको एक वृत्त मिल जाएगा, जो निश्चित बिंदु से बनी आकृति है। ठीक है, अब देखते हैं वृत्त का केंद्र क्या होता है, जिस निश्चित बिंदु O पर धागे का सिरा रखा था ना, जिससे हमने धागा रखा था, जिससे हमने आकृति बनाई थी, तो ये जो बांध है इसका केंद्र, ये जो केंद्र है वो ये बात हो रही है। ठीक है, तो वह बिंदु O वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये क्या है? वृत्त का केंद्र। विभिन्न वृत्ताकार वस्तुओं जैसे चूड़ी, सिक्का, कुछ भी ले लीजिए वृत्ताकार, को ट्रेस करने के लिए कहना है। अब आपको जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं या टीचर देख रहे हैं, तो टीचर को क्या करना है? अपने स्टूडेंट्स को ट्रेस करने के लिए कहना है, या फिर अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप खुद से करके देखें। ठीक है, मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन कि कैसे करना है। फिर उन्हें मोड़ करके ये पता लगाने के लिए कहना है या आपको करना है कि मोड़ने पर रेखाएं कहाँ मिलती हैं, वह बिंदु वृत्त का केंद्र होगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ना कि कागज़ को जब मोड़ेंगे, गोलाकार आकृति की शेप को, कागज़ को मोड़ेंगे ना आप, तो पता है क्या मिलेगा आपको? एक बिंदु मिलेगा इस तरह से, एक इस तरह से आकृति मिल जाएगी जिसमें आप बिंदु देख पा रहे हैं। तो ये क्या होता है? वृत्त का केंद्र। अब वृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं। अब वृत्त की त्रिज्या किससे? जैसे देखिए आपने ये बिंदु मिलाया, अब इससे इस तरह से बना, ये क्या होता है? ये वृत्त की त्रिज्या होती है। समझेंगे क्या होता है ये? वृत्त के केंद्र से बने वृत्त पर किसी भी बिंदु तक एक सीधी रेखा खींचने के लिए कहें। यह सीधी रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, जैसा कि आपको देख पा रहे हैं। तो ये क्या होती है? त्रिज्या होती है, जो कि इतना होता है, और ये क्या होता है? व्यास होता है, जिसको आगे पढ़ेंगे। तो त्रिज्या समझ में आया? बच्चों को अब क्या करना है आप सभी को कि बनाए हुए वृत्त में अलग अलग त्रिज्याएं खींचनी है
और नापना है उन्हें। तो आप देखेंगे कि सभी त्रिज्याएं समान लंबाई की होती हैं। वृत्त की कोई भी त्रिज्या ले लीजिए, एक वृत्त बना हुआ है, उसकी सभी त्रिज्याएं समान रूप से समान लंबाई की होती हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। तो ये वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा हो गई। सभी पॉइंट्स को आपको यहाँ पर क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं जिनको आपको नोट्स बना ले रहे हैं, ताकि आप कभी भी परिभाषा देखें ना तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आपको ये अच्छे से याद हो जाए। अब देखते हैं, ये तो त्रिज्या खंड की बात हो गई, यानी त्रिज्या की बात हो गई। अब देखते हैं वृत्त का व्यास। तो क्या होता है वृत्त का व्यास, जिससे मैंने आपको पूरा बताया था, ये सेंटर है, ये त्रिज्या है और ये पूरा बढ़ गया, ये व्यास होता है। व्यास है ना, व्यास की लंबाई छोटी बड़ी हो सकती है, क्योंकि सेंटर वाला पॉइंट जो होता है ये सबसे बड़ा होता है व्यास, बाकी छोटे होते जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए समझते हैं इसको भी। इसे इस प्रकार मोड़ना है, ठीक है, एक आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूरी तरह से ढक ले। तो मोड़ने पर बनी रेखा को दिखाएं और बताएं कि वह रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाती है। ये क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, दो बिंदुओं को मिलाती है वृत्त पर, तो ये क्या होता है, वृत्त का व्यास कहलाती है। उन्हें व्यास और त्रिज्या को नापने के लिए कहीं, यानी आप सभी क्या करेंगे, अब व्यास और त्रिज्या को नापेंगे। उनके बीच के संबंध को खोजने के लिए आपको क्या करना है, अपने आप को प्रोत्साहन करना है। तो आप देखेंगे कि व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। जैसे x त्रिज्या है तो व्यास जो होता है वो 2x हो जाता है। तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाला और वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का व्यास कहलाता है। ये आपकी परिभाषा हो गई। बच्चों को अब क्या करना है, अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त बनाने के लिए कहना है। उन्हें एक वृत्त में कई त्रिज्याएं व्यास खींचने के लिए कहना है और उन्हें पहचानने के लिए बोलना है। अब देखिए आकृति का नाम यहाँ पर दे रखा है, तो ये हमने पूरा समझ लिया। अब देखते हैं यहाँ पर एक टेबल जिसमें देखिए आकृति का नाम है, जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, कोणों की संख्या 3 होती है। एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। वर्ग 4 भुजाएं, 4 कोण, सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। आयत 4 भुजाएं होती है, 4 कोण होते हैं, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री के। वृत्त कोई भुजा नहीं होती, कोई कोण नहीं होता। वृत्त एक गोलाकार है जिसके सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखते हैं, आइए हल करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। आयत और त्रिभुज में क्या अंतर होता है? आयत में 4 भुजाएं व 4 कोण होते हैं, लेकिन त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं। आयत और वृत्त में क्या अंतर होता है? आयत में कोने होते हैं, वृत्त में कोने नहीं होते हैं। आयत और वर्ग में क्या अंतर होता है? आयत चौकोर नहीं होता, लंबा होता है, लंबा अधिक होता है, जबकि वर्ग चौकोर होता है। आयत में सामने आमने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि वृत्त में चारों भुजाएं बराबर, वर्ग में चारों जो भुजाएं हैं वो बराबर होती है। तो ये अंतर है। अब देखते हैं, ये तो हो गई आपकी द्विआयामी। अब त्रिआयामी आकृतियाँ देखते हैं। अब क्या करना है, टीचर जो है यहाँ पर बताया गया है कि टीचर कक्षा में 2 डिब्बे लेकर आई हैं। बच्चों को लगा कि उनमें कोई उपहार या खिलौना होगा, लेकिन जब उन्होंने डिब्बे को खोला तो वे खाली थे। एक हाथ घड़ी का डिब्बा था और दूसरा जूते का डिब्बा था। अब सबसे पहले शिक्षिका ने घड़ी वाले डिब्बे को सामने से दिखाया और पूछा कि ये कौन सी आकृति का दिखता है। तो बच्चों ने कहा ये वर्ग जैसा दिख रहा है। शिक्षिका बोलती है सही पहचाना, लेकिन सोचो ये वर्ग से अलग कैसे है। तो मैडम ये तो मोटा है। शिक्षिका ने प्रसन्नता से कहा बिल्कुल सही। वर्ग एक द्विआयामी आकृति है जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई होती है, लेकिन यह डिब्बा एक त्रिआयामी आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती हैं। तो आप समझे, ये होता है घन। वर्ग को ही आप अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में देखेंगे ना तो आपको एक घन जैसी आकृति दिखाई देगी जिसे बोलते हैं क्यूब। तो वर्ग की तरह उस डिब्बे की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसे घन कहा जाता है, यानी क्यूब कहा जाता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। फिर शिक्षिका ने क्या लिया, जूते वाला डिब्बा उठाया। अब जूते वाला लंबा डिब्बा कैसा दिख रहा है? आयत जैसा दिख रहा है। तो पूरे कक्षा बोली कि ये तो आयत जैसा लग रहा है, लेकिन यह भी मोटा है, पहले वाला डिब्बा था। तो शिक्षिका बोलती है हाँ ये भी त्रिआयामी आकृति है। अब देखिए, आयत में केवल लंबाई चौड़ाई होती है, लेकिन इस डिब्बे में लंबाई, चौड़ाई और क्या है, ऊंचाई भी है।
इसके सामने आमने की भुजाएं बराबर होती है, इसे घनाभ कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? घनाभ, क्यूबॉइड। इसके बाद शिक्षक ने दोनों डिब्बों को उलट पलट कर बच्चों को दिखाया, पूछा अच्छा घन और घनाभ में कितने किनारे, कोने और सतह होती है? तो सत्यम ने डिब्बों पर गिन करके उत्तर दिया कि शिक्षिका ने जब पूछा तो कोने होते हैं 8 घन में, किनारे होते हैं 12 और फलक होते हैं 6, यानी फेसेस जो सतह होती है। घनाभ में होते हैं 8 कोने, 12 किनारे और फलक होते हैं 6। तो जो अंतर है कुछ भी नहीं होता, कोने किनारे फलक बराबर होते हैं दोनों के, घन और घनाभ के। तो देखिए शिक्षिका ने समझाया कि घन और घनाभ दोनों में कोने किनारे फलकों की संख्या समान होती है, अंतर केवल भुजाओं की लंबाई का है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर भुजाओं की लंबाई का। तो शीर्ष ये हो गया, ये किनारा होता है और ये फलक जो सतह होती है उसको बोला जाता है। आइए हम चौक के डिब्बे और पेंसिल की बॉक्स को खोल कर देखते हैं। तो ये बंद आकृति है, अब खोलने के बाद में ऐसी दिखेगी। तो चौक का डिब्बा इस तरह से दिखेगा और पेंसिल का डिब्बा इस तरह से दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आकृतियों को पूछ लिया जाता है कि खोलने के बाद ये कैसी दिखाई देती है, तो आपको ये देखना है कि कैसी दिखाई देती है आप, ताकि देख सके अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लंबाई बढ़ गई, यहाँ पर लंबाई बढ़ गई, यहाँ पर लंबाई बढ़ गई, आप देख पा रहे हैं। तो ये लंबाई वाला पार्ट हो गया और ये वर्गाकार वाला पार्ट हो गया। किसी त्रिआयामी आकृति को खोलने के बाद द्विआयामी आकृति बनती है, उसे उस आकृति का नेट जाल कहते हैं। नेट जाल किसे कहा जाता है? जब त्रिआयामी आकृति को खोला जाए और वह द्विआयामी आकृति बन जाती है तो उस आकृति को नेट जाल कहा जाता है। आओ करके देखें। घन बनाने का तरीका, कागज पर 6 बराबर आकार के वर्ग बनाइए जैसे चित्र में बने हैं। अब इन वर्गों को काटिए, रेखा पर मोड़ दीजिए, सभी भागों को मोड़कर जोड़े, गोंद या टेप की सहायता से चिपका लें। इसी तरह घनाभ का करेंगे। 6 आयताकार भाग बनाने, हिस्सों को काटेंगे, रेखाओं पर मोड़ेंगे, सभी हिस्सों को मोड़ करके चिपकाएंगे। घन और घनाभ बनाने के बाद उनके कोने, किनारों और फलकों को दर्शाएंगे इस तरह से। आप भी पाउडर के डिब्बे और आइसक्रीम कोन को खोलकर देखिए वे खुलने के बाद कैसे दिखते हैं। तो ये भी त्रिआयामी आकृति में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर घन है जिसकी फलकों की संख्या 6 है, विशेषताएं होती है 6 वर्गाकार फलक होते हैं, इसके सभी फलक आकार माप में बराबर होते हैं और प्रत्येक शीर्ष पर 3 फलक मिलते हैं। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान माप की होती है। घनाभ 6 फलकों की संख्या होती है, तो घनाभ में 6 आयताकार फलक होते हैं, इसके आमने सामने के फलक आकार और माप में बराबर होते हैं। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग माप की होती है। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो जाती है तो वह घन बन जाता है। अब ये इसी तरह से बेलन की आकृति है जिसमें फलक हैं 3। बेलन के 2 वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं जो एक वक्र पृष्ठ अर्थात सतह से जुड़े होते हैं। दोनों वृत्ताकार आधार समान आकार के एक दूसरे के समांतर होते हैं। बेलन की ऊंचाई दोनों वृत्ताकार पृष्ठों की बीच की लंबवत दूरी होती है। ये शंकु है जो कि आप देख पाते हैं अपनी बर्थडे में, ठीक है, जिसमें हम कैप पहनते हैं। फलकों की संख्या इसमें होती है 2। ठीक है, फलक कौन कौन से हो गए? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये फलक हो गया इसके। तो शंकु में एक वृत्ताकार पृष्ठ सतह होता है और वक्राकार पृष्ठ सतह होता है। शंकु का तो इसमें देखिए 2 वृत्ताकार पृष्ठ सतह होते हैं और एक वक्र पृष्ठ सतह होता है। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ है बेलन में और ये 2 हो गए। इसी तरह से एक वृत्ताकार यहाँ पर ये होता है शंकु में और एक वृत्ताकार पृष्ठ होता है जो कि ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से 2 हो जाते हैं इसके फलक। तो शंकु का वक्र पृष्ठ धीरे धीरे संकरा होता जाता है, शीर्ष पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गई त्रिआयामी आकृति के बाद। अब देखते हैं, आइए प्रयास करें कि एक आयताकार कमरे के फर्श को ढकने के लिए किन आकृतियों की टाइलें बिछानी होगी, बिछाना आसान होगा। वर्ग, वृत्त और त्रिभुज। तो देखिए जो सबसे पहले हम अगर फर्श को ढकेंगे ना तो हमें वर्ग की जो आकृति की टाइल हैं उन्हें बिछाना आसान होगा। आपने देखा होगा कई घरों में वर्ग के आकार की ही शेप रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और सोचिए और उत्तर दीजिए कि अगर हम केवल गोल टाइलों से फर्श बनाएं तो क्या उनके बीच में खाली जगह बचेगी? हाँ बचेगी, क्योंकि देखिए 2 अगर हम इस तरह से लगाते हैं ना तो ये जो बीच की जगह है ना ये खाली छूट जाती है, यहाँ पर हमें फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये सभी भुजाएं जुड़ नहीं रही हैं, इसकी गोलाकार भुजाएं हैं जो कि आपस में जुड़ती तो हैं बट जगह भी खाली हो जाती है। अब देखिए, आइए चर्चा करें। यह विद्यालय का दृश्य है, बहुत ही सुंदर विद्यालय दे रखा है। प्रातःकाल विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा दिखाई गई है। चित्र देखकर बताना आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी, कमरे, पेड़, ऑटो रिक्शा, गेट। विद्यालय भवन का मुख्य दरवाजा किस दिशा में खुलता है? दक्षिण दिशा में। इसी तरह से विद्यालय के मुख्य दरवाजे से पानी की टंकी किस तरफ है? बाएं तरफ।
टंकी की विद्यालय भवन के ऊपर से दिखने पर कैसी दिखाई दे रही है, गोल या वृत्ताकार। कक्षा कक्ष 2 का दरवाजा किस दिशा में खुलता है, पूरब की ओर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखेंगे अभ्यास कार्य। नीचे दी गई आकृतियों में से त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त को पहचान कर उनकी संख्या लिखिए। तो त्रिभुज तो यहाँ पर 23 है, 23, आयत 16 है, वर्ग 20 है और वृत्त है 4। प्रश्नों के उत्तर देंगे। माचिस की डिब्बी में कितने तल और सतह होते हैं, 6। ये देखिए घनाभ की शेप में होती है माचिस की डिब्बी। माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती है, वर्ग की तरह तो आयत की तरह। ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह आयत की आकृति जैसे होती है, जैसे ईंट, बॉक्स, रबर, ज्यामिति बॉक्स। तो ये सभी क्या होती है, आयत की आकृति जैसे होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 समान आकार की सतहों से मिलने वाले बंद डिब्बे को क्या कहा जाता है, घन। समान आकार है क्योंकि, है ना। ईंट की सतह आयत जैसी दिखती है। एक घनाभ में 6 आयत होते हैं। घन में आमने सामने की सतह समान होती है। बिना ढक्कन का चौक का डिब्बा 5 सतहों से मिलकर बना। इसे खोलने पर इसकी सतह किस प्रकार दिखेगी। देखिए मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन आता है इसका। तो देखिए घन का डिब्बा, घन की जैसी आकृति है, इसको इस तरह से खोलेंगे तो, और ये आकृति आपको याद कर लेनी है। इसी तरह आपकी घनाभ की आकृति को भी आप याद कर लेना, ठीक है। दी गई आकृति को उनके नाम और आकृति की जाल के साथ में उनको मिलान करना है। तो ये आ गया देखिए क्वेश्चन कि खोलने पर कैसे दिखेंगी। तो इस तरह से आपको मैच कर देना है शंकु की आकृति को, घन की आकृति को, ठीक है, घनाभ की आकृति को, बेलन की आकृति को, कि वो खोलने पर कैसे दिखेंगे। तो ये आपको अगर अभी तक लर्न नहीं हुआ है ना तो फटाफट से लर्न कर लीजिए। ये डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। तो इस तरह से डन होता है आपका अध्याय 11। होप सो आपको अच्छे से समझ आएगा पूरा अध्याय, क्योंकि मैंने कोशिश की आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाने की। तो फिर मिलेंगे अध्याय 12 के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।